हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक मजेदार सा टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेकर के आया हूं। अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बात करूं तो ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आज ये समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और उससे किस प्रकार के सवाल आते हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेन में आए हुए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और हम लोग अपने आप के अंदर जब कॉन्फिडेंस आप फील करते हो ना, तो वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। तो शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी भी टॉपिक को अगर कवर करना है तो आप टॉपिक मेनिया को पकड़ लीजिए। हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर अप करिए और साथ में इसके पीवाईक्यूज और लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े, है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या? अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बात करूं यहां पर, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बोला जाता है, पहला कंसिडरेशन क्या गया है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कंसिडर किया गया और बोला गया है व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ओनली एक्सटर्नल वैलेंस ऑर्बिटल्स डज नॉट ओवरलैप्स। बोलता है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ बाहर में मौजूद जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हर एक ऑर्बिटल, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज इंटरफेरेंस। बोलता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन every atomic orbital undergoes an interference to form molecular orbitals। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरफेरेंस। तो बोलता है दो प्रकार के इंटरफेरेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि सेम फेज एटॉमिक ऑर्बिटल undergoes the interference in same phase, सेम फेज में एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल undergoes in opposite phase। क्लियर? अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। होता क्या है कि मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ये है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ये है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये साई ए है और ये साई बी है। अब ये दोनों जब आपस में इंटरफेरेंस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे। और अब जो आपका ग्राफ हो गया वो क्या चीज का हो गया, साई ए माइनस साई बी विद रिस्पेक्ट टू आर।
तो इस तरह का इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और इसके कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मान लो ये साई ए है वर्सेस आर, और एक मेरा क्या हो जाएगा, साई बी। तो अब ये दोनों सेम फेज में, अब ये दोनों सेम फेज में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जो आपका इंटरफेरेंस होने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा साई ए प्लस साई बी विद रिस्पेक्ट टू आर। यहां पर जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां मन में सवाल क्या उठता है, ध्यान से समझना। यहां मन में सवाल क्या उठेगा, यहां पर बेसिकली सवाल ये उठता है बेटा कि ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उसका काम क्या है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं करता। बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन कौन सा इलेक्ट्रॉन्स करता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अब सवाल आता है कि मान लो अगर S और S आपस में इंटरफेयर करते हैं और दोनों का क्या है, फेज सेम है, तो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये फेज अपोजिट होता, अगर ये फेज अपोजिट होता तो क्या बनाता, तो बनाता एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग अगर बनाता तो इसमें नोडल प्लेन्स कितने आ जाते हैं, एक नोडल प्लेन आ जाता है। हमारे सिलेबस में S और P का ही है, क्योंकि हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आसपास में ही घूमते रहते हैं। वहीं अगर कोई p ऑर्बिटल होता, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहां पर क्या बनता, ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। अब यहां पर नोडल प्लेन्स कितने बन गए, बहुत बार इस प्रकार के भी सवाल पूछ लेते हैं, दो। बोलते हैं सर अगर P में, अगर P में ये अपोजिट फेज हो जाता, ये अपोजिट फेज हो जाता, तब कितने नोडल प्लेन बनते, तब कितना नोडल प्लेन बनता, टोटल नोडल प्लेन्स कितने हो जाते हैं, 3। अब मैं बता दूं यहां जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये दोनों केसेस में, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा इसको मैं कहूँगा सिग्मा S। अब 1s हो रहा तो सिग्मा 1s, 2s हो रहा तो सिग्मा 2s, उसी तरीके से इसको क्या कहूँगा, सिग्मा स्टार S। स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा P, अगर 2p है 3p है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया सिग्मा P, लेकिन ऊपर में क्या आ जाएगा, स्टार, क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग है। सिमिलरली बोलेंगे सर अगर ओवरलैपिंग पाई के अकॉर्डिंग होगा, तो अगर ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग होगा हेड ऑन की जगह, तो क्या होगा, तो हेड ऑन की जगह पैरेलल होगा, तो मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा ऑर्बिटल थोड़ा सा एक बड़ा एक छोटा हो गया, लेकिन आपको बराबर रूप में लेकर के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वहां पर बनेगा लाइक दिस। यहाँ नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे, नोडल प्लेन्स एक हो जाएगा, एक सिंगल नोडल प्लेन आ जाएगा, एक सिंगल नोडल प्लेन आ जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगा, पाई P, पाई P। अब X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। सिमिलरली अगर ये अपोजिट फेजेस में होता तो, सिमिलरली अपोजिट फेजेस में होता तो तब क्या होता, तब यहाँ जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन करके आता वो पाई स्टार बन करके आता, और यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हो जाएंगे 2। यहाँ नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो गए, 1। ऐसे में बहुत बार पूछ भी लेता है कि कौन सा जीरेड है कौन सा अनजीरेड है, तो जिसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होगा वो जीरेड कहलाएंगे, जिसमें ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होगा वो अनजीरेड कहलाएंगे। इज इट क्लियर, ये डी नहीं है, ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार है। इज इट क्लियर, पाई स्टार P। कोई दिक्कत है, तो ये क्या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा तो उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन वो क्या करेगा, बॉन्ड को वीक
बनाने का काम करता है, वहीं अगर बॉन्डिंग में होगा तो वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अब इसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं, तो पहला सवाल आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, अभी तक जो बताया उससे भी आ सकता है सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा सवाल जो आएगा आपका, ये हो गया पहला सवाल। इसमें जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर से पूछा जाता है। तीसरा सवाल मैग्नेटिक नेचर। अब बहुत ज्यादा पूछ लिया तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, और अगर कुछ और पूछना चाह रहा है तो रीजन बिहाइंड द कलर, रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन का अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन तक के लिए, नाइट्रोजन तक का मतलब है अप टू 14, अप टू 14, नाइट्रोजन तक के लिए अप टू 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या याद करिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई नाइट्रोजन तक नो पापा, तो पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? ये एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ चलेगा, ये एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। अब मेरे एक बात समझना है, यहाँ पर, यहाँ बीच में ये बराबर है, ये दोनों बराबर, इनका एनर्जी लेवल बराबर होता। ठीक, डायग्राम ड्रॉ करने बोलेगा नहीं, है ना, बोलेगा तो आपको इसी पैटर्न में ड्रॉ करना। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के तरह ही होता है, ऐसा नहीं उसमें दो बॉक्सेस बने, एक ही बॉक्स बनेगा। अब ध्यान से देखो एक बात कि एक एटम का 1s और दूसरा एटम का 1s मिला, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरफेरेंस करेगा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होता है। और हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम, है ना। पहले लोअर वाले में भरेंगे, लोअर एनर्जी वाले में, फिर हायर एनर्जी वाले में। अब जहां सेम हो जाएगा, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे कि एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले पुट करेंगे, फिर हम लोग पेयरिंग करेंगे, सेम काम यहां पर भी करते हुए निकलेंगे। अब बोलेंगे सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अप टू 14 क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर? सिमिलरली अगर आपसे यहां पर पूछेगा नाइट्रोजन तक, ये ठीक है, और नाइट्रोजन के बाद आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन मतलब फ्रॉम ऑक्सीजन, इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, आफ्टर 14 इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? तब हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, सॉरी यहां हो जाएगा सिग्मा 2pz, यहां जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फीलिंग होगा। अभी दोनों कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सिग्मा 2pz यहाँ आ रहा है बीच में इन दोनों के, और यहाँ पर सिग्मा 2pz इधर आ रहा है। कोई पूछेगा इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन है द इंटरमिक्सिंग ऑफ s एंड p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिक्सिंग होता है, sp मिक्सिंग इसको कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। कारण क्या है? अप टू 14 में एनर्जी गैप्स कम होता है, कम होने के कारण जो सिग्मा स्टार है उसका एनर्जी क्या होगा? 2pz सिग्मा से मिलेगा और उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण समझिए। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ऑलवेज एंटी बॉन्डिंग का
ABMO का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है किससे? BMO से। ABMO का एनर्जी लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है BMO से। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ठीक अपोजिट होता है, ठीक अपोजिट होता है। और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है एंटी बॉन्डिंग का बॉन्डिंग से ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग का बॉन्डिंग से ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग का बॉन्डिंग से ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग का बॉन्डिंग से ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस S वाले के एंटी बॉन्डिंग से इंटरमिक्सिंग करता है तो उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो कहाँ पर उठ करके चला जाता है? सिग्मा 2pz बीच में चला जाता है। अब सवाल आता है सर एक बार आप एक सवाल लेकर के बनाइए, तो सवाल हम लोग करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नाइट्रोजन का ये सारे केसेस निकालने, कन्फिग्रेशन वगैरह सब कुछ, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 14। कैसे? एक नाइट्रोजन में 7 तो 2 में कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, फिर आगे बढ़ेंगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, नाइट्रोजन तक नो पापा तो पाई 2px। इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। नाइट्रोजन तक नो पापा मीन्स ये पा और ये पा नो है, मतलब बीच में सिग्मा 2pz है। तो दूसरे वाले में आपको पता चल गया सिग्मा 2pz कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, तो क्या 1 + 1 + 1 + 1, फिर कहाँ जाएगा? सिग्मा 2pz2। इसके आगे का लिखो मत लिखो, बात बराबर है, मन है तो लिख लो, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कंप्लीट। देख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा सवाल आएगा सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है ½ NB - NA। कितना हो जाएगा? ½ 10 - 4, आंसर क्या आ जाएगा? 3। और ये मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर 3 इज अ मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसके बाद इससे कम अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ठीक, इसके बाद अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ABMO में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ABMO में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूं 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो BMO में इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर किस कारण घट रहा है? BMO में इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, इसका भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट सवाल आता है सर इसका मैग्नेटिक नेचर। कहीं पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? नहीं। अगर आता तो मैं बोलता डाई है, लेकिन नहीं नजर आ, सॉरी, अगर आता तो बोलता पैरा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं नजर आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? ये डाई मैग्नेटिक है। ये क्या होगा? डाई मैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमसे कोई पूछेगा तो μ = √N × N+2, ये हो गया बोर मैग्नेटॉन, जहां पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जहां N मेरा है क्या? N मेरा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। N मेरा क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट N2, दिस इज ऑल अबाउट N2। ठीक, अच्छा, कलर भी कब होगा? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उस मॉलिक्यूल में कलर शो होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्लियर है? आइए कुछ सवाल करें, जेई में आए हुए ये सारे सवाल है। पहला सवाल है व्हेन साई एंड साई बी आर टू वेव फंक्शन एटॉमिक, तो सिग्मा स्टार कहने का मतलब क्या? एंटी बॉन्डिंग में कौन सा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? साई ए माइनस साई बी, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अच्छा इसका मैं एक और तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मैग्नेटिक नेचर निकालना है ना तो एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो होगा डाई मैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 and 12, 10 और 12 को छोड़ के आप क्या बोल सकते हो? डाई मैग्नेटिक होगा। 32 भी आप हटा सकते हो। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे? पैरामैग्नेटिक। एक और चीज बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर 14 के बाद एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। अगर 14 से इलेक्ट्रॉन कम होता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, काम आएगा डायरेक्ट बनाने में। तो आइए देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितना हो गया, C2 माइनस, C2 का है 12 और 2 माइनस है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14। यहाँ क्या हो गया 14 था, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ये हो गया 16। यहाँ कितना था 16 था, 2 और बढ़ गया 18। मैंने क्या बोला, हर एक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.5 बढ़ेगा। तो ये तो 14 है, ये तो पता चल गया 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, इसमें और एक बढ़ गया और 2 बढ़ गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो शॉर्टकट में आपको पता चल गया सबसे ज्यादा किसका C2 2 माइनस का, सबसे कम किसका O2 2 माइनस का, तो बीच में कौन आएगा N2 2 माइनस। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बैठ के बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग atomic molecules become stronger on the basis of molecular orbital theory by the removal of an electron। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन हटाने से आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। या फिर अब देखो यहां पर आपका, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 15, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 10। अब आप हमको बताओ किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है। तो आपको A मिला, C मिला। अब जब भी 14 से ज्यादा होगा तभी आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन A एंड C इज द ओनली ऑप्शन। तो ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इज इट क्लियर? देख रहे हो सवाल कैसे आते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द MO थ्योरी द नंबर ऑफ स्पीसीज और द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैव द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल, चलो देखो यहाँ पर CN कितना हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 6 और माइनस मतलब हो गया 14। 7 8 15 एक हटा दो तो यहाँ भी आ जाएगा 14। यहाँ पर कितना आ गया 2। ऑक्सीजन मतलब 8, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 इन 1 एटम। हियर इज 2 मींस हियर इज 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। तो कितना है भैया, सेम बॉन्ड ऑर्डर वाला जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के बॉन्ड ऑर्डर सेम आएंगे, 14 14 14। ऐसा कोई जरूरी नहीं है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आप ये देखो निकाल लेना। लेकिन यहाँ 14 आ रहा है तो ये तुमको पता है कि इसका 3 3 3 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3। अदरवाइज कम वाले का भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 13 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, अगर 15 है तो भी 2.5 आएगा। तो यहां पर भी ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल में बोलता था नंबर ऑफ द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। मैंने क्या बोला, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना हो गया 10 एक्सेप्ट 10 एंड 12। तो 10 और 12 क्या होगा, पैरा। ये तो पैरा हो गया। ये कितना हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया डाई। ये हो गया 6 2 जा 12, ये हो गया पैरा। मैंने बोला 10 12 32, 10 12 32 को छोड़ के सारे डायमैग्नेटिक होंगे। C2 2 माइनस, तो ये कितना हो गया 12 और 1 13, तो ये तो ऑड है ही, तो ये भी पैरा होगा। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस मतलब ये 16 2 18। अच्छा 16 भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, 16 भी पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 12 16 एंड 32। मैं वही सोच रहा था समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के देख लेना। एंटी बॉन्डिंग में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, पैरामैग्नेटिक है। तो 16 पैरा है और 2 18, तो ये हो गया डाई। O2 प्लस 16 में से 1 हटा दो 15, 15 क्या होगा पैरा। 2 दूनी 4 और 1 हटा दो 3, अगेन ये पैरा। ठीक है, अगेन ये पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 नहीं C2 10 16 नहीं, C2 में डाई होगा, डाई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 10 16 32 होगा, 10 16 32। अब करके देखने के बाद कन्फिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। 10 16 32, 12 में तो पेयर्ड हो जाएगा, 12 में तो पेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है, 12 में पेयर्ड हो जाएगा। देखो ना 14 है ना, 12 में पेयर्ड हो जाएगा। 10 16 32,
10, 16, 32 याद करेगा, पैरा होंगे, बाकी सारे इवन वाले। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। इज इट क्लियर? अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो प्लीज राइट दी कन्फिगरेशन एंड देन चेक। ठीक है, धन्यवाद। इस तरीके के अगर आपको वीडियोस और चाहिए तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी तरीके के वीडियोस आपके पास और आते रहेंगे। धन्यवाद।